अब बता दो भाई लास्ट लाइन मैंने क्या लिखाई थी, बस वहां से बता दीजिए। बिकॉज रिडवार इक्वेशन कराई गई थी। हाँ सर। एक सेकंड, जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनको बस ज्वाइन कर लूं। आपके नोट्स में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल लिखा हुआ, चेक करिए। और इसके अलावा आपके नोट्स में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी लिखा होगा। हाँ सर। यस डाले बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल। This model is based on particle nature. This model is based on particle nature of atom. पानी का गिलास रखा होगा वहां पर, पानी का गिलास रखा होगा विंडो पर। Its important postulate are as follows. An atom consists of two parts. स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। सर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? हाँ सर। Now everything is clear. धीमी धीमी आ रही है सर। Am I audible? सर ठीक आ रही है। यस सर हाँ आ रही सर है। ठीक आ रही है अच्छी। सर नहीं आ रही आवाज। बिना इसके पढ़ाऊं? अब ठीक है आवाज? हाँ सर ठीक आ हाँ रही है। सर बिल्कुल ठीक है। एक बार पढ़ाऊं? जल्दी बोलिए। यस सर यस। हाँ सर। Okay, an atom consists of two parts. Nucleus and electrons. आपको पता होगा ये वाला जो पॉइंट है सिमिलर टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। यही रदरफोर्ड ने बताया था। यही देखो, रदरफोर्ड मॉडल की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जो सही थे उनको बोर एटॉमिक मॉडल ने डायरेक्टली पिक कर लिया, और उसमें जो इम्प्रोवाइज करना था वो अलग से बोल दिया। तो एटम के दो पार्ट है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट वही पुराना वाला, एन एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। An atom is always neutral because total number of protons are equal to total number of electrons. Total number of protons total number of electrons के बराबर होते हैं। Next point, around nucleus
infinite number of orbits are possible. Infinite number of orbits are possible in circular manner. Infinite number of orbits are possible around nucleus in circular manner. But electron does not revolve. But electron does not revolve in all the orbits. But electron does not revolve in all the orbits. यहां तक लिखिए सब बच्चों ने. Yes, sir. Written everyone? Yes, sir. आगे लिखिए Yes, continuation. sir. Electron revolve only in those orbits. Electron revolve only in those orbits in which its angular momentum and energy remains constant. In which its angular momentum energy remains constant. Written everyone? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था. बेटा आप बीच बीच में बोलते रहिए मेरे से, कि फिर मैं आगे निकल के पता चला आपको सुनाई नहीं दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा ना. Yes, sir. Written. In which its angular momentum energy remains constant. That is these properties change only when electron change its orbit. Electron change its orbit. इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट को चेंज करेगा तभी ये वाली प्रॉपर्टी चेंज होगी, वरना ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट लाइन से लिखिए. एक्सचेंज ऑफ एनर्जी takes place when transition of electron occur between two stationary orbit. When transition of electron occur between two stationary orbit. For example, energy is released when electron jump from higher orbit to lower orbit.
higher orbit to lower orbit, and energy is required when it move from lower orbit to higher orbit. Lower orbit to higher orbit. देखिए यहां तक जो मैंने बताया आपको सिंपल ये बताया है कि जैसे ये कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और उसके चारों ओर नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, दिस इज न्यूक्लियस। ये ऑर्बिट नंबर 1, ये 2, ये 3 अप टू इंफिनिटी। हर ऑर्बिट को क्या बोला गया? स्टेशनरी ऑर्बिट। अब स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट है? जिसके अंदर क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? अभी अभी मैंने आपको लिखाया, कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेंगी? Energy and angular momentum. Energy of electron, and second one is और एंगुलर मोमेंट। angular momentum. angular momentum। जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाली ऑर्बिट से ऊपर वाली ऑर्बिट में जाएगा, मान लीजिए इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को ऊपर मूव कराने में। इसी प्रकार से जब वो ऊपर वाली ऑर्बिट से नीचे वाली ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। नोट करें। Written everyone, आगे पढ़ाऊं? सर एक मिनट। Yes, sir. लिखिए, फॉर्म लिखा दो बेटा, यहाँ भी लिख रहे हैं। सर लिखवा दीजिए। थोड़ा जोर से बोलो बेटा। सर लिखवा दीजिए। Got it. भूमि खाना खा लिया तूने, ऐसा लग रहा है। ओ भूमि, अच्छा वीडियो नहीं करेगी, मैं तुझे क्लास के बाहर निकाल रहा हूँ, रुक जाओ। Sir, एक second. लिखे, फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth शेल या nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर, एक बार फॉर्मूला याद कर लेना, Me4 2 पाई स्क्वायर Me4, m यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज है, n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर। सभी टर्म्स के मतलब बताएं, क्या क्या मतलब होंगे? What is m? Mass of electron. Mass of electron, E charge on electron। Charge of electron. N is the N on orbit. नंबर ऑफ Point आप ऑर्बिटल्स। चाहे तो अगर आपके और फालतू समय हो तो आप इसकी constant। डेरिवेशन भी कर सकते हैं।
कैसे डेरिवेशन कर सकते हैं? कूलाम्बिक फोर्स Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। दोनों को इक्वलाइज कर दीजिए, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर फालतू वक्त हो तो करिएगा, अदरवाइज में नहीं। अब देखिए कौन कौन सी चीजें आपके पास कांस्टेंट है। E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आप सबकी वैल्यू को रख दें तो सारी वैल्यू रखने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाएगा। लिखिए En इज इक्वल टू, En क्या है? एनर्जी ऑफ nth शेल इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होता है सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद। सर पिछले स्लाइड में Z नहीं लिखा था। Z हाँ, वो मैंने केवल हाइड्रोजन के लिए 1 लिख दिया था। आप अगर Z लिखना चाहते हैं ना तो आप Z यहाँ लिख सकते हैं। कहाँ पर? यहाँ Z स्क्वायर। तो ये सबके लिए हो जाएगा। ठीक। ये किसके लिए हो जाएगा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आइंस के लिए। इस वाले फॉर्मूले में अगर आप Z की वैल्यू फिट कर देंगे तो सबके लिए हो जाएगा। व्हाट इज Z? एटॉमिक Atomic नंबर। number. व्हाट इज N? Number of orbital. ऑर्बिट का नंबर है ना, ऑर्बिट्स नंबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लगे हाथ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू और बता दीजिए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। -19। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मूला तो ये, चाहे तभी और फॉर्मूले भी अपने मन से आप लगा सकते हैं। एक और लिख लीजिए, En इज इक्वल टू -21.8, याद कर लेना हल्के हल्के, इंटू 10 टू द पावर -18 n स्क्वायर Z स्क्वायर जूल पर एटम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे फॉर्मूले याद करो, मेन फॉर्मूले तो यही याद कर लो, बाकी तो सिर्फ यूनिट बदलेगा अकेले। चाहो तो किलो जूल में भी कर सकते हो। En इज इक्वल टू -1312 Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। फिर तो सिर्फ ये यूनिट्स बदलेगा अकेले, कब तक याद करोगे फॉर्मूला को? इसलिए मेन फॉर्मूला याद रखिए, -13.6 Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सर 2.18 है, 21.8 में। क्या कह रहे सर? सर 2.18 है सर। 2.18 कि शायद पावर, 21.8 एक सेकंड पावर चेक कर लेता हूँ। 21.8 पावर भी -19 कर दीजिए सर। हाँ -19 का। -19 कर दीजिए तो पावर बैलेंस हो जाएगा। ये समझ तो गई है कैसे आया यहाँ से? हाँ सर। देखो, अगर हम यहां तक की बात करें, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालिए तो जरा बताइए कैसे करें। फॉर्मूला अभी 2 मिनट पहले मैंने लिखा था, -13.6। आप लोग बताइए फॉर्मूला। Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अगर मैं आपसे बात करूं फॉर हाइड्रोजन, तो Z की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी कितनी? 1। E1 इज इक्वल टू -13.6 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो जो एनर्जी आएगी ऑर्बिट की E1 की, वो कितनी आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब बताइए E2 कितना आएगा, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, minus 13.654, it comes minus 3.4 electron volt. E2 आ जाएगा minus 3.4 electron volt. अगर आपसे थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए, बोलिए कितनी आएगी? 13.659 तो minus 1.5 अप्रॉक्स, रिटन बच्चों। अब आप देखिएगा, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन इवन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करने जा रहा है। एग्जामिनर पूछ रहा है कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो आपने कहा ये E1 है, ये E2 है, तो लिख दूं प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है। बताइए कैसा है? माइनस डिफरेंस डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 minus 3.4 minus 13.6 is equal to plus 10.2 electron volt. अगर आपको ट्रांजिशन सेकंड से थर्ड में करना होता तो हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड? E3 minus E1 E2 12.75 मान लीजिए आपको जाना है 2 to 3, तो E3 minus E2 minus 1.51 minus 3.4, it comes how much? 1.89. 1.9 मान लो लगभग। हाँ सर, तो क्या मुझे बता सकते हैं डेल्टा E 3 to 4 करके सॉल्व करके बताइए डायरेक्ट 3 to 4 कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी? 3 to 4 2.36 सर 0.66 थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? माइनस 1.51 माइनस फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताइए कितनी आ रही है 16 से डिवाइड करके? 0.85 करीब आएगी सर। सोलह से डिवाइड करके कर लीजिए कितना आ गया? 0.85 0.85। डिफरेंस बताइए कितना आ गया दोनों का? सर डिफरेंस है 0.85 माइनस लगभग 0.65 वोल्ट। सर 0.65। हाँ सर 0.66 अब देखो क्या चीज, अब ये वाली बात तो हमारी खत्म हो गई है ना। अब यहां से हमने कई इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने हैं, वो देखिएगा। नोटेड एवरीवन? अभी यस सर ठीक है, आपने देखा फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी इतनी है माइनस 13.6, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी हो गई माइनस 3.4, एनर्जी बढ़ गई। जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर गए, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन की। आप देखिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और बढ़ गई क्योंकि माइनस में कम आ रहा है। जैसे आप इंफिनिटी पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी 0, और जो क्या होगी? मैक्सिमम। लिखे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बिकम्स 0 एट इंफिनिटी। Electronic energy becomes 0 at infinity, that is maximum. अब मैं एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं,
उस स्टेटमेंट को आप जरा लिखकर बताइएगा ट्रू है कि फॉल्स है, या पार्शली करेक्ट है, जो भी आप देना चाहे लिखो। When we move away from the nucleus, when we move away from the nucleus, electronic energy keep increasing. Electronic energy keep increasing, but the energy gap between two successive energy level decreases. अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ट्रू है सर। सही है सर। सही है सर। ट्रू। कंफर्म? यस सर। तो दिया गया स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। यहां से यहां तक का एनर्जी गैप बताइए 10.2, यहां से यहां तक का एनर्जी गैप 1.9। 1.9, और यहां से यहां तक का जरा एनर्जी गैप बताइए कितना था? 0.6। तो दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी गैप लगातार कम होता चला जाता है। लिख लिया सब बच्चों ने? यस सर। ठीक है, मैं पेज चेंज कर रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट से। अब लिखे आप लोग नेक्स्ट लाइंस। अभी देखा कि टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, चेक करिएगा। 4 हो गए होंगे, देखो। हाँ सर। अब लिखिए पॉइंट नंबर 5। By using Bohr atomic model, radius of stationary orbit, स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट होती है जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहता है, यानी कि फिक्स्ड रहता है। एनर्जी। रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट कैन बी डिटरमाइंड। देखिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर ओवर z। a नॉट n स्क्वायर ओवर z। a नॉट की वैल्यू चाहो तो आप लिख सकते हो, फिक्स रहती है 52.9 पिकोमीटर, या कुछ बुक्स से 53 पिकोमीटर भी लिख देती है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, आप चाहो तो अच्छा पिकोमीटर में लिखा हूं या एंगस्ट्रॉम में लिखा हूं, जैसा आप चाहे बोलिए। कोई सी भी एक वैल्यू याद कर लीजिए जैसा आप चाहे। इस पिकोमीटर में लिखा रहने दो। अच्छा जरा बताना, हाँ सर। एक पिकोमीटर में कितने मीटर लाओगे? 10 to the power -12। और एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम लाओगे? -10। 10 to the आराम से -10। आप इसको चेंज कर सकते हो, पिकोमीटर को मीटर, इस पे हाँ सर। एंगस्ट्रॉम में। हाँ सर। तो Rn इज इक्वल टू 53 n स्क्वायर ओवर z पिकोमीटर। यूनिट लिखना ना भूले।
तो जरा बताइए फॉर हाइड्रोजन एटम R1 R2 R3 कितने कितने आएंगे बताएं। सर R1 तो 53 पिकोमीटर होगा और R2 जो होगा वो 4.7 212 पिकोमीटर होगा और R3 477 पिकोमीटर होगा। R1 लिख दो 53 into 1 square over 1, R2 लिख दो 53 into 3 into 2 4 square over 1, 53 3 square over 1. 9। हाँ Written everyone. यस सर। सही बच्चे रिजॉइन करिए। एक मिनट से कम बता रहा है।